हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जीके कवर करने वाले हैं। जीके का टॉपिक हम कवर करेंगे मुगल वंश के बारे में। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना कब हुई, कौन कौन राजा रहा, ठीक है, किसी ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि मुगल साम्राज्य की जो स्थापना किसने की। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद बादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक जो है बाबर ने मुगल वंश के तहत शासन किया। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, 5 बार। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाते के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। जो बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे वो कौन थे? उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाबर के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों की। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ी, जो थी इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, और इसमें बाबर विजयी हुआ था। जो दूसरी लड़ाई थी वो थी खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच। इसमें भी बाबर ही विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मैदनी राय एवं बाबर के बीच में ये हुआ था। इसमें भी बाबर ही विजयी रहा। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों एवं बाबर के बीच में ये हुआ था। इसमें बाबर विजयी रहा। जो इब्राहिम लोदी है उसके बारे में थोड़ा है। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। ये क्वेश्चन आ जाता है कि बाबर को जो है कलंदर की उपाधि क्यों दी गई? उसकी उदारता के कारण दी गई थी। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। अगर हम बात करेंगे राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई, तो बता इसका आंसर आएगा कि जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हुई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर की शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक भागों की योजनाओं और उनके बागों जैसे बाग बगीचे बाग दीवार से घिरे होते थे बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई। मतलब भले ही जो ये इसका आइडिया जो बाबर ने दिया था, लेकिन शुरुआत जो अकबर के शासनकाल में हुई। बाबर को मुगियान नामक पदशैली का भी जन्मदाता माना जाता है।
अगर क्वेश्चन आए कि मुगिया नामक पद शैली का जन्मदाता कौन है तो हमारा आंसर क्या आएगा? बाबर। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। आइए जानते हैं हम हुमायूं के बारे में। हुमायूं 1530 से 1526 मतलब 1530 से 1556 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया मुगल वंश में। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखशां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। हुमायूं ने अपना जो बंटवारा है, जो अपने मतलब मुगल वंश था, उसको बराबर बराबर हिस्सों में अपने भाइयों को भी दे दिया था। पता नहीं ये उनकी गलती थी या उन्होंने अच्छा किया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखशा प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की। अगर हम बात करें कि मतलब शेर खां था या जो शेर शाह था, उसने शेर शाह की जो उपाधि जो कब धारण की, तो वो हम उसमें हमारा आंसर आएगा चौसा के युद्ध के बाद। और ये युद्ध लड़ा गया था 25 जून 1539 को। बीलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बीलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम: देवरा 1531 ईस्वी, चौसा 1539, बीलग्राम 1540, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। 1 जनवरी 1556 को दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय यानी जो शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। अब हम जो है बीच में जो शेरशाह का जो मतलब शासनकाल रहा उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, अब हम डायरेक्ट आएंगे अकबर के ऊपर, क्योंकि अभी हम जो है मुगल वंश के बारे में ही बातें कर रहे हैं। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। ठीक है। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा।
अकबर द्वारा जीते गए युद्ध। अब हम बात करते हैं अकबर द्वारा जीते गए युद्धों की। अकबर ने बहुत सारे युद्ध जीते जिसमें वो खुद गए, उनके सेनापति गए। जैसे मालवा का युद्ध जो जीता गया बाज बहादुर के विरुद्ध 1561 में, ठीक है। आदम खान और पीर मोहम्मद ने उनकी जो है मुगल सेना की जो हुए थे मुगल सेना के सेनापति थे उस टाइम पे। हम सिर्फ जगहों के प्रदेशों के बारे में आपको उनके नाम बता रहे हैं कि कौन कौन से इन्होंने जीते। चुनार, गोंडवाना, अमेर, मेड़ता, मेवाड़, रणथंबोर, कालिंजर, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, गुजरात, बिहार एवं बंगाल, काबुल, कश्मीर, उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान, कंधार। ये तो सारा अकबर ने ये सारा मोस्टली हिंदुस्तान जो वो जीत लिया था, कुछ जगह नहीं जीती। और जो मतलब दक्षिण भारत से कुछ लोगों ने जो अपना, किसी ने स्वेच्छा से की, किसी ने युद्ध में। खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर, असीरगढ़। और जो ये असीरगढ़ का जो अभियान था वो अकबर का आखिरी अभियान था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थल पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खान की हत्या कर दी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए मेरे को बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत समय से हम लोगों ने किसी भी चैनल पर वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि मेरे कई चैनल हैं तो हम कोई वीडियो नहीं डाल पाए, इसलिए आज डालना पड़ रहा है। लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, जैसे आज शादी से भी आया था, क्या करें, वीडियो डालना है तो डालना पड़ेगा, जरूरी है। अगर काम करना है तो मन लगा कर करना पड़ेगा, ऐसे टाल मटोल काम करने से काम नहीं चलेगा। चलो आगे देखते हैं। हल्दी घाटी का, आप लोगों को मेरे पीछे बहुत सारी आवाजें आ रही होंगी, क्या करेंगे, अब आवाजें तो आएंगी, घर पे काम करेंगे तो। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को में हो गई। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत, जो कि किया था 1562 में। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में। जजिया कर समाप्त 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति के थे, मतलब वैसे बोल दिया मैंने ये, मतलब खत्री जाति के थे वो। राजा टोडरमल ने 1580 में दहशार बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। बताया जाता है कि यार अपने तानसेन जो है रागों से दीपक जला दिया करते थे,
हमने सब सुना भाई। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बेजू बाबरा थे। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधा भाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न इस प्रकार थे: अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, तोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल के ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी, कान्हरा आदि, जो मतलब अभी इन्हीं लोगों का चल पड़ा है। अब हम तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक 22 साल का था। ठीक है। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। जब मतलब ये गद्दी पर बैठे, ये 36 साल के थे। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंबे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भेरावल नामक मैदान पर हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। मतलब अभी हमें ये पता चल गया कि जो शाहजहां था उसका असली नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा, ठीक है। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह
अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महले एवं नूर जहां की उपाधि प्रदान की। नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद औला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल आज के हमारे इस नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम जो है जीके कवर करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। जीके के कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे, मतलब जीके के, तो वो स्टार्ट करते हैं। आइए, मुगल साम्राज्य। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। जो मतलब मुसलमान जो है वो 2 तरह के हैं ना, शिया और सुन्नी। तो जो बाबर था और जो दूसरे मुगल थे वो सुन्नी थे। ठीक है। बाबर ने मुगल वंश की मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन। फारूक बेग, दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर, अल हसन, अल उस एवं नादिरुजमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूं कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इत्माद उद दौला का मकबरा 1526 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रा-दुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग बस्ती
तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657 ईस्वी माना जाता है। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता ओरिफिस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार महमूद फकीर एवं मीर हाशिम थे। शाहजहां के दरबार में वंधीर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत के कवि थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो हिंदी का कवि भी था, को महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर-ए-अकबर महान रहस्य नाम के उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदखशी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली के कॉलेज का निर्माण एवं दारुल मक्का नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था।
15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मतट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को उसकी हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर के कंकबाड़ी किला में बिताया। इस किले का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। शाह बुलंद इकबाल किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन करने वाला व्यक्ति। औरंगजेब का जन्म 14 अक्टूबर 1618 को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्य अभिषेक अबुल मुजफ्फर महमूदीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्य अभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। मई 1666 को आगरा के किले के दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहां शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। 1685 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदना एवं अकना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा की का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने डाली। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया।
औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुला दान प्रथा, इस प्रथा में सम्राट को उसने जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तोलने की प्रथा थी। यह अकबर के जमाने की में प्रारंभ हुई थी। आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल पर फारसी में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हरब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस ब्रेनियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। मुगल शासन व्यवस्था। मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समान कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य महत शिव नामक अधिकारी करता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य: सूबेदार, प्रांतों के में शांति स्थापित करना। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान। बख्शी, प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदार, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। आमील या अमलगुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल, नगर प्रधान। सिकदार, परगने का प्रमुख अधिकारी। आमील, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा: सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं फरगना के मध्य चकला नाम की एक इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। खासला भूमि, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। जागीर भूमि, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। शीरोगल या मध्य मास, अनुदान में दी गई। लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राय का उपयोग अकबर ने भी किया। अकबर के द्वारा क्रोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई। इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम
वसूल करना होता था। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पोल्ज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। वर्ष में 2 बार फसल होती थी, जिसमें प्रति इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर, इस जमीन पर 3 से 4 साल के अंतराल पर खेती की जाती थी। और बंजर, यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570 से 1571 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारित की 2 श्रेणियां थी, एक को तख्शीश एवं दूसरे को तहसील कहते हैं। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। खुद कास्ट, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। पाही कास्ट, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। मुजाहिरीन, खुद कास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नस्क, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नकद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसव सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पहला, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 100 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर-ए-आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की, पर सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया। मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग, जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी।
शिवाजी ने सूरत को 1664 एवं 1670 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहत टीका लिखी जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। नामदेव इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विठ्ठल थे। विष्णु के रूप विठोबा या विठ्ठल की उपासना वो वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है जिसकी स्थापना नामदेव से की थी। एकनाथ इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योति पुंज हैं। रामदास महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि, दशबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया जहां से वे 16 अगस्त 1666 में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक, शिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, पैदल सेना। अष्टप्रधान पेशवा जो मतलब राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख। सरिये नौबत सैन्य प्रधान। अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा। वाक्यनिवीश सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष। चिटनीस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। सुमंत विदेश मंत्री। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण। न्यायाधीश न्याय विभागों का प्रधान। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काडी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को प्रारंभ किया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता जो बढ़कर 40% हो गया था। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया। चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया सरदेशमुखी। इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देश मुख प्रस्तुत करना चाहते थे। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 एवं 1670 में लूटा। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 को मुगल सेनापति मखरम खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 में राजाराम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख। सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व। सवनीश किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख। राजाराम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजाराम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई।
राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजयी हुआ। शाहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के पितृत्व प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 में हुई। उसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में शाहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ ही मूंगी सिवा गांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह महमूद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहता था। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था। जलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई। माधव राव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई थी। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख में बारम भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी शिंदे एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मेकियावेली कहा था। अंतिम पेशवा राघवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था।
मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध। प्रथम युद्ध 1782 में। क्या हो रहा? आधुनिक भारत। उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। इनको हम नहीं देखेंगे, अब हम देखते हैं। मुगल सम्राट महमूद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह ए खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहां दार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुख शेर को मुगल वंश का गरीहत कायर कहा गया है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण महमूद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अपने अनेक ख्यालों की रचना की। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के किलिच खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक महमूद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। 70 करोड़ रुपए, वो भी उस समय में। भाई 70 करोड़ यार, उस समय के 70 करोड़, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा। मेरे को बहुत दुख होता है यार इस बात का। क्या कर सकते हैं भाई। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद, ये तो हमने पढ़ लिया। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक महमूद शाह था। शाह आलम द्वितीय यानी अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया एवं रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना।
इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 यानी कोठी को फैक्ट्री बोलते थे 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बना दिया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वैद्रा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर टॉम स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 में दक्षिणी पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। रो जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 5000 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंदी कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रैगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया। बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुल्तानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपए भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। चार्ल्स ओयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया यानी कोलकाता, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नोक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 में हुए ला शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह होडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध विराम हुआ।